देखो, कल जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने क्या क्या डिस्कस किया उसके बारे में एक बार वापस से हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 अपन ने स्टार्ट किया था कंपनीज एक्ट का। उसके अंदर अपन ने दो तीन टॉपिक कवर किए थे। एक तो अपन ने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ या मीनिंग ऑफ कंपनी। स्टेचुरी डेफिनेशन उसकी क्या बोलती है कि कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 या इसके पहले की किसी एक्ट या प्रीवियस लॉ में रजिस्टर हुई हो उसे अपन कंपनी बोलते हैं। देन वी डिस्कस्ड के कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। कंपनी के फीचर्स जो एक तरीके से कंपनी की करेक्टरिस्टिक्स भी बताते हैं और साथ साथ कंपनी की डेफिनेशन या कंपनी की मीनिंग को भी डिस्क्राइब करते हैं। इसमें अपन ने करीबन करीबन 10 पॉइंट डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद अपन ने अगला पॉइंट पढ़ा था जो कंपनी का एक फीचर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कोई भी कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स या डायरेक्टर से सेपरेट पर्सन होगी। कंपनी का खुद का एक एग्जिस्टेंस होगा, कंपनी की खुद की एक आइडेंटिटी होगी और वो उसके मेंबर्स या डायरेक्टर से डिफरेंट होगी, अलग होगी। इसके अंदर अपन ने 3 केस लॉ डिस्कस किए थे। एक तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड वाला, दूसरा अपन ने डिस्कस किया था ली एंड लीज एयर कंपनी वाला, और तीसरा अपन ने डिस्कस किया था बच्चा एफ गुलजार वर्सेस कमिश्नर ऑफ एक्स। ये 3 केस अपन ने डिस्कस किए थे इसके अंदर। इसके बाद अपन ने पढ़ा था एक अगला टॉपिक जो था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना उसी कॉर्पोरेट विल बोलते हैं। कोई भी कंपनी जो है वो और उसके मेंबर्स या डायरेक्टर्स अलग अलग लोग होते हैं और उनके बीच में एक पर्दा या आवरण या एक दीवार होती है क्योंकि वो उनको सेपरेट करती है, ठीक है। लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती है जहां पर कोर्ट को वो दीवार को, पर्दे को या फिर जो उनके बीच का आवरण है उसको हटाना पड़े और उस कंपनी और कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर्स को एक ही पर्सन ट्रीट करना पड़े। इसमें अपन ने 3 सिचुएशन डिस्कस की थी। पहला सिचुएशन अपन ने पढ़ी थी प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जिसके अंदर अपन एक केस लॉ पढ़ा था। उस केस लॉ के अंदर एक पर्सन के पास बहुत सारी इनकम थी और अधिकतर इनकम उसके पास इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू थी। उसने अलग अलग कंपनी के शेयर या डिबेंचर्स खरीद रखे थे और उसके पास बहुत सारा डिविडेंड या इंटरेस्ट आ रहा था और वो टैक्सेबल था उसके हैंड में, तो उसे इनकम टैक्स देना पड़ रहा था बहुत सारा। तो उसने प्लानिंग करी, उसने कुछ कंपनीज बना ली और उन कंपनीज के कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में अपने इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती थी वो उसके पास आने की जगह उन कंपनीज के पास आने लग गई और कंपनीज के हैंड्स में वो इनकम उस वक्त, जिस वक्त का वो केस लो है, उस वक्त क्या हुआ करती थी, एग्जेम्प्ट। तो इनकम टैक्स लगा नहीं, कंपनीज के ऊपर लगता नहीं था इनकम टैक्स उस केस में, और उस पर्सन के पास अब इनकम रही नहीं, तो उसने ऐसे करके टैक्स को बचा लिया। अब अगर ये कंपनीज कुछ जेन्युइन बिजनेस कर रही होती, कुछ काम कर रही होती, तब तो कोई दिक्कत नहीं। ये कंपनी क्या कर रही थी, सिर्फ उन इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर रही थी, उनके ऊपर जो भी इनकम अर्न कर रही थी उसे लोन के रूप में वापस उसी पर्सन को ट्रांसफर करी थी जिसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में इन्वेस्टमेंट्स दिए थे कंपनी को। याद आया? तो कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू करने के लिए, इनकम टैक्स की चोरी को बचाने के लिए क्या क्या, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। क्लियर? दूसरा अपन ने इसके अंदर पढ़ा था एक केस लो जो कि था आपका प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ठीक है। इसके अंदर अपन ने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला एग्जांपल पढ़ा था। एक पर्सन है जो कि किसी कंपनी किसी पर्सन के यहाँ पर नौकरी करने गया। जब नौकरी करने गया तो उस जिसने नौकरी दी एम्प्लॉयर और जो नौकरी कर रहा है एम्प्लॉय, उन दोनों के बीच में आपस में एग्रीमेंट था कि एम्प्लॉय जॉब छोड़ने के कुछ समय के बाद स्पेसिफाइड एरिया में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए सेम बिजनेस या सेम प्रोफेशन कैरी नहीं कर सकता। अब देखो ये कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होने की वजह से क्या फर्क प्रॉब्लम होती है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप उस लीगल ऑब्लिगेशन को अगर तोड़ते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। तो जो पर्सन एम्प्लॉय था ना, उसने जॉब छोड़ने के बाद सोचा है कि अगर मैं कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए सेम एरिया में सेम बिजनेस नहीं करूंगा तो जो भी मैंने सेटअप किया था वो तो खराब हो जाएगा मेरा। इसीलिए उसने क्या किया, कंपनी बना ली। कंपनी में खुद ऐड हो गया, अपनी वाइफ को ऐड कर लिया और एक किसी फ्रेंड को ऐड कर लिया, ऐसे करके एक प्राइवेट कंपनी बिल्ड कर ली। अब वो प्राइवेट कंपनी क्या करने लग गई, उस जो एम्प्लॉयर था उसके कंपटीशन में बिजनेस करने लग गई, उसके कस्टमर को सॉलिसिट करने लग गई। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में ये किया गया कि कोर्ट ने बोला कि जो कंपनी है ना, इसका मकसद बिजनेस करना नहीं है, सिर्फ इसका मकसद है किसी और के बिजनेस को नुकसान पहुंचाना। साथ साथ एक ऐसे एग्रीमेंट को अवॉइड करना जो उस कंपनी को चलाने वाले पर्सन के ऊपर क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, प्रेशर क्रिएट कर रहा था। कैसे प्रेशर क्रिएट कर रहा था, उसके बिजनेस को चुरा रहा था, ठीक है। तो वो अगर एग्रीमेंट में बंधे रहते तो ऐसा नहीं होता, एग्रीमेंट तोड़ दिया उसने। कैसे तोड़ा एग्रीमेंट, कंपनी के थ्रू। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की गई
कंपनी को और उस एम्प्लॉय को एक ही परसेंट ट्रीट किया गया और क्या किया गया, उसको वो कंपटीशन का बिजनेस करने से रोका गया। उसके बाद अपन ने पढ़ा था तीसरा केस लो, जिसके अंदर अपन ये चेक करते हैं कि सामने वाली कंपनी जो है वो कहीं इनेमी पर्संस के द्वारा तो है ना चलाई नहीं जा रही। अगर इनेमी है या नहीं, अगर आपको चेक करना हो तो आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर सकते हो। इसमें क्या हुआ था, एक यूके में रजिस्टर्ड कंपनी थी, उसने यूके की दूसरी रजिस्टर्ड कंपनी के खिलाफ केस वगैरह फाइल किया। जब केस वगैरह फाइल किया ना, तो कोर्ट को लगा यार कुछ गड़बड़ है, ये जो कंपनी केस फाइल कर रही है उसका कुछ अलग ही मकसद है। तो उसने देखा कि कंपनी चलाता कौन है, तो देखे। तो जब ये फाइंड आउट किया गया ना उस कंपनी को चला कौन रहे थे, तो उसके मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स कौन थे, जर्मन्स थे। जो जर्मन्स थे ना, वो हो कोई दिक्कत नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस वक्त का ये केस लो था ना, उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनेमी थे इंग्लैंड और जर्मनी एक दूसरे के, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप्स में थे, इसीलिए। ठीक है, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की गई, उस केस को डिसमिस किया गया और ये बोला गया कि जितने टाइम तक कोई कंट्री आपकी इनेमी कंट्री है, उतने टाइम तक उस कंट्री की आपस के लोगों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। क्लियर? यहां तक अपन ने कल डिस्कस किया था। ठीक है, फीचर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए थे अपन ने, जैसे एक एग्जांपल सेपरेट लीगल एंटिटी अभी भी डिस्कस किया, परपेचुअल सक्सेशन अपन ने डिस्कस किया था, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल कीप गोइंग ऑन अंटिल इट्स गेट इनटू रिजोल्यूशन। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि ना कॉमन सील वगैरह कंपनी चाहे तो रख सकती है, वरना नहीं रखना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अपन ने क्या डिस्कस किया था फीचर्स के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर, लिमिटेड लाइबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कंपनी के जो भी मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड होती है, उससे ऊपर उनकी लाइबिलिटी नहीं है। क्लियर? ये सब अपन ने डिस्कस किया हुआ है कल की क्लास में। अब इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं आज। देखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल है ना, उसके 3 टॉपिक अपने कवर हो चुके थे। एक तो इनेमी वाला कवर हो गया था, एक प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड वाला कवर हो गया था, एक प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू कवर हो गया था। उसका सिर्फ एक पॉइंट बच रहा था अपना, उस पॉइंट को कवर करने के साथ ही लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल तक के टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं वो क्या पॉइंट था। ये देखो, चेक अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। अब देखो, ये बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। कल अपन ने एक एग्जांपल डिस्कस किया था जिसमें प्रिवेंशन ऑफ इनकम की जा रही थी। ठीक है, यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ इनकम नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं इस केस लो को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक कंपनी है, कंपनी का नाम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे सनशाइन लिमिटेड। ठीक है, इस सनशाइन लिमिटेड के पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है। क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स, और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इसको आती है इनकम, डिविडेंड या इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, अब बहुत सारी इनकम है, बहुत सारा प्रॉफिट है, तो कंपनी को क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारा बोनस देना पड़ रहा है। क्योंकि बोनस एक्ट के मुताबिक आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको बोनस के रूप में अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उन कंपनीज को या उन कॉर्पोरेट्स को या उन बिजनेसेस को जिनके ऊपर बोनस एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, सॉरी। तो सनशाइन लिमिटेड के बहुत बड़ी बोनस की लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी, तो सनशाइन लिमिटेड ने बोला यार बोनस दे दे के थक गए हम तो इन्होंने क्या किया, कुछ कंपनीज बना ली। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर 3 कंपनी बना ली। ठीक है, कोई भी नाम ले लो, स्टार लिमिटेड, सुपर स्टार लिमिटेड, शाइन लिमिटेड। ठीक है, ऐसे करके 3 कंपनी बना ली और अपने इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में इन तीनों कंपनीज को पास ऑन कर दी। अब जो इनकम थी ना, वो इनकम भी इन कंपनीज के पास आने लगी क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट हो गए वो। तो वो इन्वेस्टमेंट इनके पास आने की वजह से इनकी इनकम होने लग गई वो, और इन कंपनीज में एम्प्लॉय थे ही नहीं, या थे तो इतने कम थे कि इनके ऊपर बोनस एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो उस केस में यहां पर कोर्ट ने चेक किया कि तीनों कंपनियां करती क्या है। पता चला है कंपनियां कुछ नहीं करती, कंपनियां सिर्फ उन इन्वेस्टमेंट को होल्ड करती है, उनकी इनकम आती है वो ऑन करती है और बाकी कुछ नहीं। तो इन कंपनीज को पीछे बनाने का मकसद क्या था, सनशाइन लिमिटेड के द्वारा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम करना, जिसकी वजह से उसे बोनस कम देना पड़े। तो ऐसे मकसद के साथ अगर आप क्या करते हो, किसी कंपनी को फ्रेम करते हो, बनाते हो, तो उस केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करना पॉसिबल है। कोर्ट ने क्या किया, सनशाइन लिमिटेड इक्वल्स टू स्टार लिमिटेड इक्वल्स टू सुपर स्टार लिमिटेड इक्वल्स टू शाइन लिमिटेड। सब कंपनियां स्टार लिमिटेड सनशाइन लिमिटेड के बराबर है, कोई भी किसी से अलग नहीं है। ऐसे करके इन तीनों का जो भी प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कहां पर लाकर जोड़ दिया गया, सनशाइन लिमिटेड के प्रॉफिट्स में, और उसके बाद जो अमाउंट प्रॉफिट की बनती है उसके हिसाब से बोनस कैलकुलेट करके पे करने को बोला गया। तो 4 केसेस में आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पढ़ रहे हो, आपकी बुक में 4 केसेस कवर किए गए हैं। पहला, जहां पर आप प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू करना चाहते हो, कोई टैक्स की चोरी करना चाहता है कंपनी के बहाने से, तो उसको रोक सकते हो। दूसरा, जहां पर कोई पर्सन फ्रॉड करना चाहता है, किसी एग्रीमेंट को अवॉइड करना चाहता है, तो उसको रोकने के लिए आप
लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको जो भी कंपनी है वो इनेमी कंपनी है या नहीं, ये स्टेटस चेक करना है, तो उसके लिए आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर सकते हो। और चौथा, जहां पर आपको लग रहा है कि कोई कंपनी जो भी वेलफेयर लेजिस्लेशन है, जो भी अपने इंप्लॉइज वगैरह को बेनिफिट देने का काम है, उसको कम करने के लिए जानबूझकर कंपनियां फ्रेम्स कर रही है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर सकते हो। देखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल है ना, इट्स कंप्लीटली ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में किया जाएगा। इट्स अप टू द कोर्ट्स डिस्क्रिप्शन कि उन्हें कौन से केसेस में लगता है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करनी चाहिए और कौन से केसेस में लगता है नहीं करनी चाहिए। जैसे थोड़ी टाइम पहले अपन ने कल ही डिस्कस किया था, एक एग्जांपल पढ़ा था अपन ने सेपरेट लीगल एंटिटी का, कॉर्पोरेट विल का, जो पहला केस था अपना सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड। अब अगर आप इनिशियली आप लोगों ने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा हो कंपनी एक्ट, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड का केस देखने के बाद भी तो आपको डाउट आ सकता है कि सर इसने खुद को सिक्योर्ड डिवेंचर दे रखे हैं, खुद ही मेजर शेयर होल्डर है, खुद ही पूरी कंपनी चला रहा है, और खुद को सिक्योर्ड डिवेंचर ऑब्वियसली देगा ही ताकि आगे जाके बेनिफिट मिल सके, तो ये तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ जाती है। ये तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ जाती है कि उनका पैसा तो अनसिक्योर्ड है और खुद के पैसे सारे सिक्योर्ड है। लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है मेंबर की, तो हर तरह से बेनिफिट ले रहा है वो। लेकिन उस केस में कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि जिससे ये साबित हो सके कि जो सोलोमन था उसका मकसद अपने क्रेडिटर्स को फ्रॉड करना था, डिफ्रॉड करना था, उनको ठगना था। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी दिखती कोर्ट को जहां पर कोर्ट को लगे कि ये तो गलत मकसद के साथ कंपनी बना रहे हैं, तब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकता था। अदरवाइज हर केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल इज नॉट पॉसिबल। क्लियरली समझ में आया? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या इन टॉपिक्स तक? कुछ टॉपिक्स अपन ने कवर करे हैं। बेसिकली अगर अपन बात करें तो 3 टॉपिक कवर करे अपन ने। पहला, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कंपनी। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ कंपनी। और तीसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी। और उसमें साथ में क्या पढ़ा अपन ने, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। सेपरेट लीगल एंटिटी को ही कॉर्पोरेट विल बोला जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल? द वॉल और द विल बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट विल। और कब उसे अवॉइड किया जा सकता है? 4 केसेस अपन ने डिस्कस किए हैं। ऐसा और कोई केस भी हो सकता है जो कोर्ट को अगर लगता है उसके डिस्क्रिप्शन पे कि यहाँ पर गड़बड़ किया जा रहा है कंपनी के नाम पर, तो कंपनी का जो सेपरेट स्टेटस है उसको अवॉइड करके लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करके मेंबर्स, डायरेक्टर्स और कंपनी को एक ही पर्सन ट्रीट किया जा सकता है। क्लियर? बताओ यहाँ पर कोई डाउट किसी को? क्लियर है यहाँ तक के सारे पॉइंट्स? चलो वेरी गुड, आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक दे रखा है। एक है ना, देखो जो भी है ना बीच बीच में केस स्टडीज आती है ना, जैसे देखो 2 केस स्टडीज दे रखी है इस टॉपिक के बाद। ये दोनों केस स्टडीज अगर मैं नहीं भी बोलूँ ना तो इम्प्लाइड है, या होमवर्क में लगा लेना। किस में लगा लेना? होमवर्क में। 2-3 चीजें आप लोगों को मैं इम्प्लाइड बता देता हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर आपको कहीं पर भी नंबर ऑफ डेज दिखे ना कि 30 दिन के अंदर ये फॉर्म डॉक्यूमेंट कराना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, 15 दिन में ये करना पड़ेगा, 30 दिन में करना पड़ेगा, तो उसे हाईलाइट करोगे। और दूसरा, जहां पर भी आपको फॉर्म नंबर वगैरह दिखे ना, तो फॉर्म नंबर को क्या करोगे आप? हाईलाइट। ठीक है? उससे क्या होगा, जब आप उसको वापस रिवाइज करोगे ना तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उस पर जाएगा, तो वो याद करने में इजी रहेगा। अब जैसे कुछ लाइनें लिखी होती है, द कंपनी हैज टू फाइल दिस डॉक्यूमेंट विद इन 15 डेज टू आरओसी। अब इसमें 15 डेज और आरओसी को अगर आप हाईलाइट कर लेते हो ना, तो रिवीजन करते वक्त आपको वापस से पूरी लाइन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, सीए बनने के लिए ना हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को कितना टाइम देना और कब देना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, आपके जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, ठीक है, उसमें जब आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। सारे क्वेश्चंस आप सोल्व करते हो घर पे जाके, जो सर करवाते हो क्लास में करते हो, बाकी घर जाके होमवर्क में करते हो, करेक्ट? लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है क्या? या कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं मक्खन के जैसे? कुछ कुछ क्वेश्चंस में, कुछ कुछ पॉइंट्स में फर्क आता है, दिक्कत आती है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको शुरू से ही, जिस दिन आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तब से आपको मार्किंग करके चलनी पड़ेगी कि मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, या इस क्वेश्चन में दिक्कत है, इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। एक जैसे 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आप कोई भी 2 चूज कर लो। वो 2 चूज करने की कोशिश करो जिनमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आई हो, या वो 2 चूज करने की कोशिश करो जो पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा हो। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एट द एंड ऑफ द डे, जिस दिन आप रिवीजन करने बैठते हो ना, स्पेशली एग्जाम से पहले वाले दिन जो रिवीजन होता है, उसमें आप एक एक टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ सकते। आप ऐसे नहीं कि उस दिन लेकर बैठे हो ये तो चैप्टर छोड़ा ही हुआ है, लो ये चालू कर दो आज, नहीं पॉसिबल है वो, उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो पढ़ने के लिए ना, सीए इंटर और सीए फाइनल जैसे स्टेज पे पढ़ने के लिए, क्योंकि कंटेंट तो है ज्यादा और टाइम पीरियड होता है लिमिटेड, सबके पास ही लिमिटेड है। ऐसा तो कोई नहीं जिसके पास 24 घंटे से ज्यादा हो दिन में। तो सर मेरे पास टाइम को रोकने की मशीन है, जैसे कृष्ण भगवान के पास था ना, वो चाहे जब ऐसे करके सूरज को रोक देते थे, वो रुक जाता था, ऐसे स्थिर हो जाता, टाइम रुक जाता था। उतनी देर में फटाफट फटाफट रिवीजन कर लिया, वन चालू कर दिए, है ना?
वरना तो ऐसे ही करे, एग्जाम के अंदर टाइम को रोक दो, घर चले जाओ, को बुक में से आंसर ढूंढ लो, उसको पढ़कर आ जाओ, बाद में आके टाइम चालू करके वापस लिख लो। बुक लिया हो, हाँ, टीचर तो अंधा होता है वह। पहले टीचर की आंख फोड़नी पड़ेगी उसके लिए। इन्विजिलेटर भी तो होते हैं ना, बुक लेकर आना तो पॉसिबल नहीं है, देखो प्रैक्टिकल बातें करो थोड़ी। हाँ, एक पेपर में आपको बुक अलाउड होती है फाइनल के अंदर, जिसका नाम ही ओपन बुक पेपर है। उसमें बुक्स लेकर जाओ, बुक्स में से देख देख के आंसर लिखो, अगर मिल जाए तो। मैंने सीएस के एग्जाम दिए थे ना, तो सीएस में था, सीए के टाइम पर तो नहीं था, जब तक मैंने सीए क्लियर की थी तब तक ओपन बुक पेपर का कॉन्सेप्ट नहीं था। सीएस के एग्जाम में था, फाइनल में लास्ट पेपर बुक ओपन बुक का था। तो मैंने पहली बात तो ऐसा सब्जेक्ट चूज किया जिसका मॉड्यूल सबसे पतला था, ताकि ढूंढने में आसानी हो। और बाद में मुझे पता चला मॉड्यूल से फर्क ही नहीं पड़ता, वहां क्वेश्चन के आंसर्स मिलते ही नहीं है, मॉड्यूल में आंसर ही नहीं है उनके। एक्स्ट्रा बुक्स लेकर जानी पड़ती है, स्कैनर ले जाने पड़ते हैं, बाकी चीजें ले जानी पड़ती है, बाद में उनको ढूंढना पड़ता है उसमें से क्या आंसर का है। तो उसकी प्रिपरेशन अलग तरीके से की जाती है पहले, समझ गए क्या? ओपन बुक पेपर में बुक अलाउड होती है खाली, उसमें ले जा सकते हो, ठीक है। चलो भाई, ये दोनों होमवर्क में लगा लो, केस स्टडीज। आप लोगों के पास नोट्स आए होंगे थोड़े बहुत सब, जिन जिन के पास नहीं आए वो प्लीज नीचे से कलेक्ट कर लेना। किसी के पास अगर डबल नोट्स आ गए हो तो प्लीज किसी और को पास ऑन कर देना, खुद मत रोक कर बैठना। किसी के पास अगर पहले से बुक हो तो वो भी प्लीज पास ऑन कर देना, कोई चेंज नहीं है चैप्टर नंबर 1 में, सेम है जो पहले था वैसा का वैसा। देयर आर नो अमेंडमेंट्स इन चैप्टर नंबर 1, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ कंपनीज, ये भी पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्या? सुना सुना लग रहा है क्या? सुना हुआ पढ़ा हुआ, वही है जो अपन ने पढ़ा था सीए फाउंडेशन में, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा। इसमें कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा आएंगे। जैसे अपन ने ये पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के केस में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन कभी अपन ने ये पढ़ा फाउंडेशन में कि कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है, नहीं इसमें पढ़ेंगे अपन। तो देखो, काइंड्स ऑफ कंपनीज है ना, वो वैसे ही है। साइज के बेसिस पर दो तरीके की कंपनी होती है, लाइबिलिटी के बेसिस पर दो तरीके की कंपनी होती है, कंट्रोल के बेसिस पर तीन तरीके की कंपनी होती है, लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज के बेसिस पर दो तरीके की, और अदर कंपनीज में तीन। अब इसमें तीन दे रखी है, एक आधा टॉपिक अपन चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले अपन वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सबसे इंटरेस्टिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। किसी भी तरीके से पढ़ लो इनको, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कितने तरीके की कंपनी होती है? होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। सिंस आप लोगों का ये पढ़ा हुआ है तो आप लोग ये आंसर करोगे। होल्डिंग कंपनी का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? हैंड्स रेस करो भाई, किसको नहीं आता होल्डिंग कंपनी का मतलब? सबको आता है, लेकिन बताना किसी को नहीं है ना? क्या मोर देन 50%? वोटिंग पावर, ठीक है। होल्डिंग, ये कर लो पहले, नहीं ये कर लो, जरूरी है। जिसने बताया आंसर उसको अगली बार बताने मत देना। होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है, इन अदर कंपनी। तो जो अदर कंपनी वो तो कहलाएगी सब्सिडरी, और जो होल्ड कर रही है वो कंपनी कहलाएगी होल्डिंग कंपनी। तो वोटिंग पावर का क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से। अगर कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल है तो पेडअप शेयर कैपिटल जोड़ लो आप, दो तरीके की, एक तो इक्विटी शेयर पेडअप कैपिटल, और एक कन्वर्टेबल, क्या बोल रहा हूं मैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक जोड़ लो इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये कौन सी आएगी दोनों? पेडअप। जो भी अमाउंट है इनकी, उस अमाउंट को जोड़ लो, ये अमाउंट आपकी क्या कहलाएगी? टोटल पेडअप शेयर कैपिटल। और इसका अगर किसी कंपनी के पास दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा, मोर देन 50% बोल रहा हूं मैं, इक्वल टू 50% नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनो, मोर देन 50% अगर वोटिंग पावर अगर एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी में है, तो वो दूसरी कंपनी तो सब्सिडरी कहलाएगी, और जो कंपनी होल्ड कर रही है मोर देन 50% वोटिंग पावर, वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। होल्डिंग वाला जो स्टेटस है ना, वो दो तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है, एक तो वोटिंग पावर के थ्रू, और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कोई कंपनी
किसी दूसरी कंपनी के सारे या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है, वो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को डिसमिस कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, वो उनके अकॉर्डिंग काम करने के लिए अकस्टम टू है। ऐसी कंपनी जिसके डायरेक्टर्स कंट्रोल हो रहे हैं वो तो सब्सिडरी कहलाएगी, और जो कंपनी डायरेक्टर्स कंट्रोल कर पा रही है वो होल्डिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पर, नींद आ रही है ना सबको? थक गए क्या? सर बहुत देर से पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ा आज? एडवांस अकाउंट्स और टैक्स। अकाउंट्स पढ़ लिया क्या? वेरी गुड। अकाउंट्स के टाइम पर ठीक थे, फिर नींद कब आना चालू हुई? टैक्स के टाइम पे। गजब यार, लंच के टाइम पर से आ रही होगी, खाना खाने के बाद। कोई बात नहीं, कल से लो की क्लास सबसे पहले होगी, तो वो थोड़ा सा तो जिंदा रहोगे उस टाइम तक। कोई घर से ही मरा हुआ है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। वैसे मेरे को तो घर वालों ने मार मुर के भेजा है। सुनो, कितने भी परेशान हो जाओ, सीए के अंदर एक बात ध्यान रखना, कोई भी सुसाइड बॉम्ब बांध के नहीं आएगा क्लास में। खुद मरोगे, बाकियों को मारोगे, ठीक है ना? हाँ, मकसद मकसद भूल जाना चुपचाप। ये मकसद नहीं भूलना कि अपन को सीए करनी है, ठीक है? चलो भाई, सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी वाले पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो होल्डिंग या सब्सिडरी का पावर बनता कैसे? होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है हु होल्ड्स more than 50% of voting power or controls all or majority of directors। आधे से ज्यादा या सारे के सारे डायरेक्टर्स को अगर कोई कंट्रोल करती है, या फिर मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर को कंट्रोल करती है, तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। सब्सिडरी का मतलब क्या होगा? ये इजिएस्ट टर्म में समझ रहे हैं अपन। जब आप इसकी बुक की डेफिनेशन या सेक्शन की डेफिनेशन देखते हो ना, तो इन सच कंपनी, इन सच अदर कंपनी ऐसे करके दे रखा है, मतलब वो सेम ही निकलता है। लेकिन क्या होता है कि जो एक्ट बनाता है ना, वो इस तरीके से बनाता है कि सामने वाले को समझ में कम आए थोड़ा, वरना बनाने वाले की क्या वैल्यू रह जाएगी। समझ गए? तो वो आदत ही है, सीधी सीधी बात को सीधे सीधे तरीके से नहीं बोलना चाहते लोग, इसीलिए उसको ऐसे थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं। लगना चाहिए ना, अच्छा लो पढ़ रहे हैं, है ना? अब घर पे जाकर आप बताओ, होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है 50% शेयर, जो से ज्यादा जो शेयर हेल्ड करती है वो होल्डिंग होती है। तो पापा बोले इसमें क्या हो गया? तो लेकिन अगर आप बताओ, एक कंपनी which holds 50% of the shares of other company, then such company is called holding company and such other company is called subsidiary company। तो बोले ये क्या है? और वर्ड्स पड़ गए ना, थोड़े से भाव बढ़ गए ना, तो भाव बढ़ाने के लिए ऐसा। बाकी मतलब यही है, एक कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के मेजोरिटी ऑफ कैपिटल, मेजोरिटी ऑफ वोटिंग पावर को, या फिर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, इन दोनों में से कोई भी है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी। हु हुज मोर देन 50% वोटिंग पावर इज होल्ड, ठीक है? और हुज डायरेक्टर्स ऑल और मेजोरिटी आर कंट्रोल्ड, वो क्या कहलाती है? सब्सिडरी। तो सीधी सी बात है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल कर रहा है, तो जो कर रहा है वो तो होल्डिंग है, और जो कंट्रोल हो रहा है वो सब्सिडरी है। अगर एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड की होल्डिंग है, ये अगर होल्डिंग कंपनी है, तो पीक्यूआर लिमिटेड एबीसी की क्या होगी? सब्सिडरी। क्लियर है? सिंपल सा, एकदम सिंपल पॉइंट है। अब जो वोटिंग पावर वाला पॉइंट है ना, उसमें एक चीज और जुड़ जाती है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, वेदर डायरेक्टली और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि अगर एक कंपनी खुद अपने हिसाब से किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर कैरी कर रही है, तब तो वो डायरेक्टली हो गया, सीधा सीधा। और अगर अपनी सब्सिडरीज के थ्रू कर रही है, खुद के साथ और सब्सिडरी को मिलाकर, या सिर्फ सब्सिडरी के थ्रू या सब्सिडरीज को मिलाकर, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? इनडायरेक्टली। जैसे एक एग्जांपल देते हैं अपन इसका,
तीन चार एग्जांपल डिस्कस करेंगे, आप खुद ही बता दोगे कौन किसका क्या। ठीक है, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, वो पीक्यूआर लिमिटेड का 60% वोटिंग पावर हेल्ड करती है। तो पीक्यूआर क्या हो गई और एबीसी क्या हो गई, होल्डिंग, डायरेक्ट कंट्रोल, सीधा सीधा। अब इसी एग्जांपल को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड में 60% होल्ड करती है, पीक्यूआर लिमिटेड XYZ लिमिटेड में 70% होल्ड करती है। तो अगर अब इसको एक्सप्लेन करें, क्रक्स निकाले इसका, तो एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड की तो डायरेक्ट होल्डिंग कंपनी है और एबीसी लिमिटेड XYZ की इनडायरेक्ट होल्डिंग कंपनी। ठीक है, पीक्यूआर लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी एबीसी लिमिटेड की और डायरेक्ट होल्डिंग कंपनी है XYZ लिमिटेड की। XYZ लिमिटेड डायरेक्ट सब्सिडरी कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड की और इनडायरेक्ट सब्सिडरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड। बात समझ में? ये होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एबीसी लिमिटेड जो है वो पीक्यूआर लिमिटेड में 70% शेयर्स होल्ड करती है और एबीसी लिमिटेड XYZ लिमिटेड में 60%। ठीक है, एक कंपनी हो रहा है जिसका नाम है DEF लिमिटेड। DEF लिमिटेड में पीक्यूआर लिमिटेड तो 30% शेयर्स होल्ड करती है, XYZ 20% और एबीसी लिमिटेड 5%। तो अगर आप इसको क्रक्स निकालो तो देखो, अगर अपन सीधा बात करें एबीसी लिमिटेड के बारे में, एबीसी लिमिटेड इन तीनों की होल्डिंग कंपनी है, पीक्यूआर की डायरेक्टली, XYZ की डायरेक्टली और DF लिमिटेड की डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली। 5% तक तो डायरेक्टली और बाकी इनडायरेक्टली। अगर अपन पीक्यूआर लिमिटेड की बात करें तो वो सब्सिडरी कंपनी है एबीसी की, XYZ की बात करें तो वो सब्सिडरी कंपनी है एबीसी की। बस इनका ये आंसर है। और DF लिमिटेड की बात करें तो वो सब्सिडरी है किसकी, सिर्फ एबीसी की, क्योंकि पीक्यूआर के 30% से ज्यादा 50% से ज्यादा नहीं है और XYZ के भी 50% से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर ये क्रक्स निकलता है। ठीक है, ऐसे कितने भी एग्जाम्पल फॉर्म कर लो, एक एग्जाम्पल में बना रहा हूं, आप लोग बताओ क्या आंसर होगा उसका। ठीक है ना, होल्डिंग सब्सिडरी फाइंड आउट करना है आपको। मैं थोड़ा सा स्पीडी पढ़ा रहा हूँ इसको क्योंकि ये सब टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं। अगर इन केस कहीं पर भी आपको किसी टॉपिक में लगता है ना कि थोड़ा स्लो पढ़ाओ सर, तो मैं बोल देना, मैं तुरंत स्लो पढ़ाना चालू कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स आप लोगों ने ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़े हैं और यहाँ पर सारे बच्चे फाउंडेशन के बैठे हैं। तो अगर इन केस आपको किसी टॉपिक में आके लगे कि ये टॉपिक तो सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तुरंत स्लो हो जाएगी स्पीड। ठीक है ना, अपन थोड़ा सा फास्टली कर रहे हैं क्योंकि शुरू की 2 चैप्टर्स है ना, उसमें से 70-80% सिलेबस आप लोगों का पढ़ा हुआ है। जो टॉपिक नहीं पढ़े हुए होंगे ना वो बहुत स्लो पेस पर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ज्यादा स्लो पेस पर पढ़ने से क्या हो जाता है कि लो जैसा सब्जेक्ट बोरिंग हो जाता है। जैसे अगर मैं पढ़ाऊं एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड में 60% वोटिंग पावर हेल्ड करती है। क्या करती है, हेल्ड करती है। अब ऐसे करके पढ़ू ना तब ठीक है। XYZ लिमिटेड में पीक्यूआर लिमिटेड 50% शेयर हेल्ड करती है, XYZ लिमिटेड DEF लिमिटेड में 30% शेयर हेल्ड करती है और एबीसी लिमिटेड DEF लिमिटेड में 25% शेयर हेल्ड करती है। तो आपको फाइंड आउट करना है कौन किसका क्या। और अभी अभी है ना सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडरी के पॉइंट व्यू से बताना, मैंने एसोसिएट अभी डिस्कस नहीं किया तो एसोसिएट पर बताना। आप लोगों का पढ़ा हुआ मुझे पता है एसोसिएट, तो आपको उसके हिसाब से भी आंसर आता होगा अगर आपने पढ़ा था फाउंडेशन में। तो पढ़ा था क्या फाउंडेशन में, चैप्टर तो पढ़ा हुआ है क्या? LLP किसने किसने पढ़ी थी? एक ने भी नहीं पढ़ी। तो मुझे मना ही कर देते, इतनी मेहनत करनी पड़ी है मुझे वो पढ़ाने के लिए। क्या बोल रहे हो? अमेंडमेंट्स क्या, वो अमेंडमेंट्स थे भी ऐसे ही, वो नहीं है सीए इंटर के सिलेबस में, ये बता दूं मैं। वो कोर्ट वोट का कोई चक्कर नहीं है, सब हटा दिए वो।
मतलब इंटर के सिलेबस में से हटा दिए। एलएलपी है लेकिन वो टॉपिक्स नहीं है, थोड़ा सा आराम है ना, लेकिन वो टॉपिक भी है। वो उतने खतरनाक नहीं जितने खतरनाक सीपीटी फाउंडेशन वाले टॉपिक्स थे। फाउंडेशन में उन्होंने ऐड तो कर दिया और उसको सिंप्लीफाई किया नहीं। जाओ अपने अपने हिसाब से देख लो, है ना वैसे वाले। चलो पढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर में 60% वोटिंग पावर हेल्ड करती है, पीक्यूआर एक्सवाइजेड में 50, एक्सवाइजेड डीएफ लिमिटेड में 30 और एबीसी डीएफ लिमिटेड में 25%। यू हैव टू फाइंड आउट कौन किसका क्या। अब अपने अपने आंसर्स करो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है ना। कल से ना एक रफ बुक तो लेकर आते होंगे आप लोग, तो उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह साथ साथ लिखते रहा करो। बुक में स्पेस नहीं मिलेगा इतना, कॉपी डाल लो। हाँ, मैं चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 तक के तो वैसे भी नोट्स बनवाऊंगा आपको सारे चैप्टर्स के, तो डाल ही लो कॉपी। शुरू के भी जो एग्जाम्पल्स वगैरह उसमें करते चलो। किस किस के पास नोट्स नहीं आए हैं, ले लेना भैया भी नोट्स नीचे से जाने से पहले क्लास। कोई दो तो नहीं लेकर बैठे ना, बोले सर एक किसी और को देने हैं, किसी दोस्त को। आप क्या समझ रहे हो, आपने वही समझा ना जो मैंने बोला है, जो मैंने समझाया वही समझ में आ रहा है ना, तब ठीक है। बड़े तेज हो रहे हो, विष्णु तो मरेगा मेरे हाथ से। मैं मौका ढूंढ रहा हूँ बस खाली, जिस दिन मौका मिले खिड़की से नीचे। हाँ भाई, इसका आंसर फाइंड आउट करो। पहले दो चैप्टर्स थोड़े से बोरिंग साउंड करेंगे आप लोगों को, क्योंकि पढ़े हुए टॉपिक्स है, बार बार सेम चीज रिपीट होगी, लेकिन करना तो है ही कवर, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन तो आ ही सकता है। एग्जाम में थोड़ी लिख कर आ सकते हैं, हम बोर हो गए थे मत दो ये क्वेश्चन, है ना। हाँ भाई, कर लिया क्या आंसर, बताओ भाई। डीएफ लिमिटेड क्या है, कैसे, एक सेकंड, एक्स वाई जेड क्या है, कुछ भी नहीं है ना, तो फिर डीएफ लिमिटेड कैसे सब्सिडरी हुई। जब एक्स वाई जेड लिमिटेड ही सब्सिडरी नहीं है एबीसी की, तो डीएफ लिमिटेड कैसे हुई। एलएलपी आप छोड़ कर गए थे, छोड़ कर गए थे, ढाई चैप्टर में पास होने का नतीजा है ये। मेरे साथ हुआ ऐसा, ये तो फाउंडेशन की बात है। इंटर के अंदर क्या होता था पहले, टैक्स जो थी ना, उसमें इनकम टैक्स प्लस है ना जीएसटी, जीएसटी नहीं थे उस टाइम पे, सर्विस टैक्स और वेट हुआ करता था, वो सब साथ में आते थे, 50 नंबर का वो, 50 नंबर का वो। अब इनकम टैक्स की मैंने क्लास ली नहीं कभी, तो इनकम टैक्स मेरे थोड़ा सा ऊपर से, और उसमें याद करना पड़ता था, याद किससे हुई अब सर्विस टैक्स और वेट तो ढंग से पढ़ लिया मैंने 50 नंबर का, और इनकम टैक्स के कोई दो चार टॉपिक पढ़ लिए। मतलब अगर मैं चाहूं भी ना और पेपर इजी भी आ जाए, तो मैं तो 60 से ऊपर का अटेम्प्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब हुआ क्या, वो 60 नंबर का पेपर मैंने अटेम्प्ट किया, मेरे 55 नंबर आए थे, ठीक है, और इंटर क्लियर हो गया। वो 60 का एकदम प्रॉम्प्ट जैसा होना चाहिए ना, वैसा का वैसा आता था मुझे। अब बाद में मैं जब आर्टिकलशिप के लिए गया ना, तो वहां पर एक पॉइंट था, अब तो 10,000 रुपए कर दी डिसअलाउड एक्सपेंस कर देते हैं, अगर 10,000 से ऊपर कैश में पेमेंट किया आपने किसी एक्सपेंस का, पहले 20 हुआ करता था। और ट्रांसपोर्टेशन के केस में 35,000 रुपए तक का अलाउड है कि आप कैश में एक्सपेंस कर सकते हो डेली बेसिस पर। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, ट्रांसपोर्टर को, 35,000, 32,000, 25,000, 20,000 ऐसे 22,000 ऐसे पेमेंट कर रखा था। और मैंने वो सारी क्वेरी में निकाल लिया कि 20,000 से ऊपर का पेमेंट डिसअलाउड, 20,000 से ऊपर का पेमेंट डिसअलाउड, 20,000 से ऊपर का पेमेंट डिसअलाउड। बाद में मेरे प्रिंसिपल सर के पास ले गए, मैंने सर किस बेवकूफ की है ये ऑडिट, बोला क्यों, बोला सर 20,000 से ऊपर के सारे एक्सपेंस कर रखे हैं। उन्होंने बोला सही से बता, तुमने पास करी है ना इंटर, मैंने बोला हाँ। बोले टैक्स नहीं पड़ी थी क्या, बोले पड़ी थी, बोले लग तो नहीं रहा है, ये तो नॉर्मल सा रूल है टैक्स का कि पीजीबीपी के अंदर 20,000 से ऊपर अगर ट्रांसपोर्टर को आप पेमेंट करें तो उसकी लिमिट 20,000 नहीं 35,000 रुपए की है, तो 35,000 तक आप उनको कैश में पेमेंट कर सकते हो, ऐसा रूल था। अब मुझे पता ही नहीं, मैंने पढ़ी नहीं थी, तो सेम स्वानी के साथ हो रहा है। ये देखो, डीएफ लिमिटेड किसी की सब्सिडरी नहीं है, एक्स वाई जेड लिमिटेड भी किसी की सब्सिडरी नहीं है, पीक्यूआर लिमिटेड सब्सिडरी है, सब्सिडरी ऑफ एबीसी। और एबीसी की बात करें, होल्डिंग है पीक्यूआर लिमिटेड। किसके आंसर सही है ये वाले, किस किसके गलत है। अरे कतई शर्म आ रही है क्या, कैसे गलत हुआ। तो पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, कौन है ये, कौन है।
हाँ भाई, ये 50% ही है खाली, मोर देन 50 नहीं है ना? सेम, सबकी सेम गलती है आपकी। हाँ, आप हाईलाइट हो गए ना। हाँ, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी मेरी क्लास में। सीधा पीटो, सीधा पीटो, धमकियां क्या होती, मारो सीधा। यहाँ डंडा वंडा कौन छोड़ के गया है भाई? सुनो मेरी बात सुनो, मारपीट अलाउड नहीं है क्लास में। अगर आपको करनी है तो मुझे बोल देना, मैं आंखें बंद कर लूंगा, ताकि कोई ये तो नहीं बोल सके सर के सामने मारपीट हो रही थी, सर ने कुछ बोला नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। होल्डिंग सब्सिडी थोड़ा सा समझ में आया? ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं आपको घर पे करने के लिए देता हूँ, वो करके लेकर आना, पक्के से करके लेकर आना। ये नहीं है कि क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ेंगे, अपन पूरा सिलेबस कवर करके जाएंगे, ताकि कहीं पर भी स्कोप नहीं रहे कि अपने मार्क्स कट हो जाए। क्लियर? 15 चैप्टर, 100 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ का सब्जेक्ट सी इंटर के अंदर। ठीक है, चलो राइम बन गई नहीं है तो चलो। अरे और क्या होता है गैलेक्सी में? मरकरी भी होती है ना, जो ये लगाती है वाली मरकरी क्या? हाँ बस, प्लूटो ले लेते हैं, प्लूटो ठीक लग रहा है। ये लो, ये गाड़ी जैसा बना है, खाली दो टायर लगाने बाकी है। लिख लो ये, सब नोट कर लो। आप लोगों को होमवर्क में इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके आना है अकॉर्डिंग टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी। ठीक है, सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, एसोसिएट अभी अपन कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं एसोसिएट जब पढ़ाऊंगा उसके बाद कनेक्ट करेंगे उसको। सन, मून, स्टार, जुपिटर, प्लूटो। किसी को राइटिंग समझ में नहीं आए तो प्लीज पूछ लेना, गलत मत लिखना। क्लियर है? लिख लिया? ड्राइंग पे इतना ध्यान मत दो, लिख लो। जमा जमा के लिख रहे हो सर, लाइन सीधी नहीं खींची जा रही, रुको एक बार, स्केल लानी पड़ेगी। सीए में ड्राइंग्स मैटर नहीं करती है, समझ गए क्या? राइटिंग में मैटर नहीं करती, बस इतनी होनी चाहिए कि सामने वाले को पढ़ा लिखा समझ में आ जाए। ठीक है, मुझे तो की राइटिंग खराब है इसलिए बोल रहा हूँ। सही है क्या? कल की जगह आज पहली कोई क्लास किसी की है क्या, जो कल नहीं आया था? पहले दिन ही एब्सेंट? ट्रैक रिकॉर्ड ही उसी से शुरू। अब तो रेगुलर आना है यार, फाउंडेशन की जैसे मत छुट्टियां मारना। चलो उस टाइम पे तो तबीयत खराब थी ना, अब ठीक है। पहले कंफर्म कर लेते हैं, वापस बोलेगा तबीयत खराब थी। हाँ, ये एग्जाम्पल बना लो, लिख लो, आपको इसका आंसर करके लेकर आने हैं घर से कि कौन किसका क्या सवाल, वही है, हम आपके हैं कौन। क्या बोल रहे हो? और क्यों बोल रहे हो? दो सवाल है मेरे, क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो? बताओ अब, क्या बोल रहे थे? ऐ बड़बड़ कर रहे हो? चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 बाद में करेंगे, पहले एसोसिएट कंपनी समझते हैं। डायरेक्टर्स के इसमें, होल्डिंग सब्सिडरी केस में एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जिसके अंदर अपन डायरेक्टर्स का टॉपिक ले लेते हैं। अपन ने अब तक खाली वोटिंग परसेंटेज का लिया था, अब उसका और ले लेते हैं। एक कंपनी है, मान लो एबीसी लिमिटेड, वो एक कंपनी दूसरी पीक्यूआर लिमिटेड। पीक्यूआर लिमिटेड के अंदर 15 डायरेक्टर्स है, और इसमें से आउट ऑफ 15 10 डायरेक्टर्स जो है वो एबीसी के हिसाब से काम करते हैं।
ठीक है, दे आर वर्किंग ऑन द डायरेक्शंस गिवन बाय द एबीसी लिमिटेड। तो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स पीक्यूआर लिमिटेड के किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, किसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, एबीसी। तो ये क्या कहलाएगी, सब्सिडरी, और ये क्या कहलाएगी, होल्डिंग। क्लियर है, सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें डायरेक्टली वाला टॉपिक नहीं चलेगा। क्लियर, डायरेक्टली इसमें खाली ये यहाँ पर आके आपका होल्डिंग सब्सिडरी पूरा होता है। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। एक कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी के मेजोरिटी ऑफ या ऑल ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, या फिर मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर को हेल्ड कर रही है, तो जो कंपनी कंट्रोल कर रही है या हेल्ड कर रही है वो तो होल्डिंग कहलाएगी, और जिस कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है या जिस कंपनी में मेजोरिटी ऑफ वोटिंग पावर हेल्ड किया जा रहा है वो कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी। क्लियर। अब तीसरा पॉइंट एक और आ जाता है, वो है एसोसिएट। क्या होता है एसोसिएट आपके हिसाब से? एसोसिएट के अंदर देखो दो पॉइंट है, पहला तो को वेंचर, ठीक है, और दूसरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है वोटिंग पावर इज मोर देन और इक्वल टू 20%। वीपी का मतलब वोटिंग पावर है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। 20% है उससे ज्यादा वोटिंग पावर अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में हेल्ड कर रही है, तो वो दूसरी कंपनी पहली कंपनी की एसोसिएट कहलाएगी। एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड जो है वो पीक्यूआर लिमिटेड के अंदर 30% वोटिंग पावर हेल्ड करती है। कितना? 30%। तो पीक्यूआर एबीसी की क्या है? एसोसिएट। एबीसी पीक्यूआर की कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पीक्यूआर एसोसिएट कहलाएगी। जिस कंपनी में शेयर्स होल्ड किए जा रहे हैं ना, सिर्फ वो एसोसिएट कहलाएगी, ठीक है। जैसे आपका कोई असिस्टेंट है तो आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे, दिस इज माय असिस्टेंट, तो वो आपको इंट्रोड्यूस करेगा, दिस इज माय असिस्टेंट। आप उसके बॉस हो गए ना। तो इसीलिए यहाँ पर एसोसिएट बताना है खाली। एसोसिएट कौन होगी? जिस कंपनी में शेयर्स होल्ड किए जा रहे हैं। यहाँ पर पीक्यूआर लिमिटेड में होल्ड किए जा रहे हैं, तो पीक्यूआर इज एन एसोसिएट ऑफ एबीसी लिमिटेड। और वोटिंग पावर कितना होना चाहिए? 20% और मोर। यहाँ पर 20% और मोर है, मोर देन 20% नहीं है। अगर आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस काउंट करना हो तो 20% और मोर अप टू 50%, क्योंकि 50% के ऊपर वो क्या बन जाएगा? होल्डिंग सब्सिडरी, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से भी ज्यादा पावरफुल होता है होल्डिंग सब्सिडरी कंट्रोल। क्लियर है, समझ गए क्या? तो 20% से लेकर 50%, इंक्लूसिव 20%, इंक्लूसिव 50% बहुत, ये जो परसेंटेज का जोन है ना, इसमें आप होल्डिंग सब्सिडरी नहीं, इसमें आप एसोसिएट कंपनी बनाते हो। और मोर देन 50% जैसे वो चला गया तो आप क्या बन जाते हो? होल्डिंग सब्सिडरी। क्लियर। अब इसका एक एग्जांपल है, वो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, वो करके लेकर आना। ऊपर वाला भी करके लेकर आना है होल्डिंग सब्सिडरी के हिसाब से। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अपन एक। स्टार लिमिटेड 70% वोटिंग पावर हेल्ड कर रही है मून लिमिटेड में, 60% कर रही है सन लिमिटेड में। ये आपकी क्वेरी है। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, ये आपको फाइंड आउट करना है कि कौन किसकी होल्डिंग कंपनी है, कौन किसकी सब्सिडरी कंपनी है, कौन किसकी एसोसिएट कंपनी है, ठीक है। हर कंपनी के रिगार्डिंग आपको आंसर करना है। प्लूटो लिमिटेड के रिगार्डिंग, जुपिटर लिमिटेड के रिगार्डिंग, सन लिमिटेड के रिगार्डिंग, मून लिमिटेड के रिगार्डिंग और स्टार लिमिटेड के रिगार्डिंग, पांचों के रिगार्डिंग आपको आंसर करना है कि ये कंपनी किसी की होल्डिंग है, सब्सिडरी है या एसोसिएट है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है, जैसे एसोसिएट भी और सब्सिडरी भी किसी की, तो दोनों आंसर लिखने हैं। क्लियर, समझ गए? अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? वापिस से मैं रिपीट कर देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल तीन तरीके की कंपनीज होती है। पहला, ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी की मेजोरिटी ऑफ वोटिंग पावर को या सारे के सारे या
मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। तो कंट्रोल करने वाली कंपनी होल्डिंग कहलाती है और कंट्रोल होने वाली कंपनी सब्सिडरी। दूसरा पॉइंट, ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है या वो को वेंचर्स में, जॉइंट वेंचर बोल सकते हो आप उसे, को वेंचर लिखा है ना मैंने, उसको जॉइंट वेंचर लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको लिख लो जॉइंट वेंचर। मिलकर अगर आप काम कर रहे हो, जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला किसी कंपनी को, लेकिन वो कंपनी अकेले पूरा नहीं कर सकती थी, तो उसने किसी और कंपनी के साथ मिलकर अप्लाई किया। एबीसी लिमिटेड और पीक्यू लिमिटेड मिलकर कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट पूरा कर रही है, तो उस कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के लिए वो एक दूसरे की क्या है, एसोसिएट। क्योंकि जॉइंट वेंचर है तो दोनों बराबर लेवल पर है, इसीलिए दोनों एक दूसरे की क्या कहलाएगी, एसोसिएट कहलाएगी। क्लियर है? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था लेयर्स वाला, याद है क्या किसी को? मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स होल्डिंग सब्सिडरी के केस में। जैसे एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसकी दो सब्सिडरी है, एक तो पीक्यूआर लिमिटेड और एक एक्सवाईजेड लिमिटेड। इसमें इसने 60% वोटिंग पावर ले रखा है, इसमें इसने 70। ठीक है। पीक्यूआर लिमिटेड की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है डीएफ लिमिटेड। इसमें पीक्यूआर लिमिटेड ने कितने शेयर्स ले रखे हैं, मान लो 51% शेयर्स ले रखे हैं। और डीईएफ लिमिटेड की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है जीएचआई लिमिटेड, उसमें डीएफ लिमिटेड ने 75% वोटिंग पावर ले रखा है। अब यहां पर देखो, अगर आप एबीसी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो उसकी 3 लेयर्स बन रही है। पहली लेयर तो ये फर्स्ट लेयर पीढ़ी बन रही है, मान लो पीढ़ियां नहीं होती कि और दादाजी पिताजी, मैं, आगे वाली पीढ़ी, उसके आगे वाली पीढ़ी, पूर्वज अग्रज, वैसे। तो यहाँ पर देखो लेयर्स बन रही है। पहली लेयर कौन सी कहलाएगी, जो आपकी किसी होल्डिंग कंपनी की जस्ट सब्सिडरी कंपनी है। उसके बाद जो सब सब्सिडरी कंपनी, मतलब जो सब्सिडरी की सब्सिडरी है, वो क्या कहलाएगी, ये क्या है, सेकंड लेयर। और ये क्या कहलाएगी, थर्ड लेयर। तो ये है क्या चीज, ये ध्यान से सुनना। जो कंपनी लॉ 2013 है ना, उसके मुताबिक एक कंपनी की मैक्सिमम 2 लेयर्स हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं। जिस दिन ये रूल आया था ना, उस दिन अगर ऑलरेडी किसी कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर्स थी, तो उसको एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अंदर अपनी जितनी लेयर्स है उसके बारे में रजिस्ट्रार को बताना था। उसके बाद वो उन लेयर्स को कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अगर किसी कारण से वो लेयर्स कम होकर नीचे की तरफ आ जाती है, जैसे ये कंपनी में जीएचआई लिमिटेड में किसी और कंपनी ने 40% वोटिंग पावर खरीद लिया इससे, तो इसके पास 35 ही रह गया ना खाली, तो अभी इसकी लेयर नहीं रही, कंट्रोलिंग पावर नहीं रहा इसके पास। तो उस केस में अगर आप नीचे की तरफ आ जाते हो, तो फिर आप या तो 2 लेयर्स रख सकते हो, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक लेयर और ऐड कर देते हैं। जीएचआई लिमिटेड ने, कोई बचा है क्या लेटर, जेकेएल लिमिटेड के अंदर 60% वोटिंग पावर ले रखा है, तो ये हो गई फोर्थ लेयर। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मान लो जो जेकेएल लिमिटेड है ना, उसमें जो 60% वोटिंग पावर था ना जीएचआई लिमिटेड का, उसमें से 30% वोटिंग पावर किसी और कंपनी ने या किसी और पर्सन ने खरीद लिया, तो ये 60 से कम होकर कितना रह गया, 30। तो अब ये 30 है तो ये लेयर में काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये कंट्रोलिंग पावर से बाहर हो गई। तो अब बताओ एबीसी लिमिटेड की कितनी लेयर बची है, 3, और मैक्सिमम अलाउड कितनी है, 2। लेकिन 3 बची है तो 3 तक वो कंटिन्यू आगे कर सकती है। लेकिन मान लो तीसरी लेयर भी गायब हो गई, इसमें भी वोटिंग पावर में कुछ हो गया और इसकी भी अब लेयर नहीं रही, तो कितनी बची, 2। अब 2 से 3 पर वापस जा सकती है क्या, नहीं। 3 से 4 पर जा सकती थी क्या पहले, नहीं। ठीक है। अगर मान लो दूसरी लेयर भी नहीं रही, सिर्फ एक लेयर बची है, फिर क्या एक से दूसरी पर जा सकती है, यस। समझ में आ गई बात। तो आपकी कंपनी की मैक्सिमम 2 सब्सिडरी लेयर्स हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ये बात क्लियर है। उसके बाद अगर आपके जिस दिन ये रूल्स आए थे उस दिन अगर ऑलरेडी आपकी कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर्स थी, तो आप उसको स्पेसिफाइड पीरियड में रजिस्ट्रार को बता दो, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर किसी कारण से आपकी लेयर्स कम हो गई और आपकी लेयर्स जितनी है अभी उतनी, या मैक्सिमम आप 2 लेयर्स रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। वापिस 3 से 4 पर नहीं जा सकते, वापिस 2 से 3 पर नहीं जा सकते। लेकिन अगर 2 से कम हो गई तो मैक्सिमम 2 तो अलाउड है, इसीलिए 1 से 2 पर जा सकते। क्लियर। अब एक एक्सेप्शन तो ये हो गया कि जो कंपनी पहले से कंटिन्यू करते आ रही थी उसकी 2 से ज्यादा लेयर्स हो सकती है। एक एक्सेप्शन और है जहां पर आपकी 2 से ज्यादा लेयर्स हो सकती है, अगर आप किसी फॉरेन कंपनी को एक्वायर करो और उस फॉरेन कंपनी की ऑलरेडी मल्टीपल लेयर्स थी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी है स्टार लिमिटेड, ये मान लो यूके रजिस्टर्ड कंपनी है यूके में,
इस स्टार लिमिटेड की एक सब्सिडरी है मून लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है सन लिमिटेड, ऐसे करके 3 लेयर्स थी इसकी, और आपने ये कंपनी टेक ओवर कर ली, तो ये आपकी सब्सिडरी हो गई ना, तो ये तो आपकी होगी फर्स्ट लेयर, ये हो गई सेकंड लेयर, ये हो गई थर्ड लेयर। तो अभी तो अपन ने पढ़ा सिर्फ 2 लेयर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी फॉरेन कंपनी, बाहर की कंपनी को, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को एक्वायर करते हो और उसकी ऑलरेडी इतनी लेयर्स है जिसकी वजह से आपकी 2 से ज्यादा लेयर्स हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। अब जैसे कोई इंडियन कंपनी ले लेते हैं, कोई भी, जैसे पतंजलि ले लेते हैं, पतंजलि लिमिटेड ने स्टार लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। अब इस पतंजलि लिमिटेड की लेयर्स काउंट करोगे तो कितनी हो गई, 1 2 3, तो 3 लेयर्स तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। इंडिया के बाहर की कोई कंपनी को अगर आप टेक ओवर करते हो, आप उसको एक्वायर करते हो, और उसको एक्वायर करने से आपकी लेयर्स 2 से ज्यादा हो रही है, तो इट इज अलाउड टू कंटिन्यू, तो आपको अलाउ किया जाएगा। क्लियर है? तो कोई भी कंपनी मैक्सिमम 2 लेयर्स रख सकती है, लेकिन उसके 2 एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन, जिस दिन ये कानून आया था उस दिन अगर आपकी ऑलरेडी 2 से ज्यादा लेयर्स थी और आप स्पेसिफाइड ट्रेड में रजिस्ट्रार को इस चीज का इंटीमेशन दे देते हो, तो आप 2 से ज्यादा लेयर्स कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर वो कम होती होती 2 तक आ गई तो आप वापस नहीं बढ़ा सकते, कम होने के बाद अगर 3 4 से 3 पर आ गई तो भी वापस 4 पर नहीं जा सकते। ठीक है, 2 से अगर 1 पर आ गई तो 2 तो अलाउड है, इसलिए दूसरी पर जा सकते। क्लियर? उसके बाद दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि अगर एक इंडियन कंपनी किसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को एक्वायर कर लेती है और उसकी मल्टीपल लेयर्स है, इस वजह से उस इंडियन कंपनी की भी लेयर्स ज्यादा हो गई, तो ऐसे केस में वो अलाउड है, वो ऐसे केस में लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स भी रख सकती है, 2 से ज्यादा लेयर्स भी कंटिन्यू कर सकती है। एक पॉइंट और है खाली इसके अंदर, जो होली ओन्ड सब्सिडरी होती है ना, उसको अपन लेयर में काउंट नहीं करते। जैसे एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने पीक्यूआर लिमिटेड के 100% 100% वोटिंग पावर को ले रखा है, तो ये तो बराबर ही हो गई दोनों, तो इसीलिए लेयर नहीं काउंट होगी। तो पीक्यूआर ने मान लो XYZ में ले रखा है और XYZ ने मान लो DEF लिमिटेड में ले रखा है, तो ये बताओ कौन सी लेयर है? पहली लेयर ये होगी क्या? नहीं, पहली लेयर ये होगी, दूसरी लेयर ये होगी। क्लियर? तो होली ओन्ड सब्सिडरीज अगर किसी कंपनी की है तो वो लेयर्स में काउंट नहीं होती है, क्योंकि वो तो बराबर ही बात होगी, पूरे के पूरे 100% शेयर्स ले रखे, तो वो तो वही कंपनी होगी एक तरीके से। क्लियरली समझ में आ गया? इसीलिए यहां तक बताओ, नंबर ऑफ लेयर्स वाला पॉइंट समझ में आया क्या? तीनों बात समझ में आ गई आपको? अब इसमें बुक में आपको देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्रार को कितने दिन में बताना होता है। देख लो एक बार, चाहे बुक में पॉइंट होगा, मैं टाइम पीरियड भूल गया था उसका, देख लेते हैं अभी। अब वो टॉपिक निकालो पहले तो, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल वाला, ये रहा। पेज नंबर बताऊं क्या आपको? 1.11, प्रोविजन फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी वाला पॉइंट है ना, इसमें देखो 150 दिन के अंदर अंदर, और ये रूल अप्लाई कब हुआ था? 20 सितंबर 2017। ठीक है, 20 सितंबर 2017 में 150 दिन जोड़ दो, उस पीरियड तक अगर आपने बता दिया ना कि हमारी तो मल्टीपल लेयर्स है, तो आप उन लेयर्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा थोड़ी होगा कि इन्होंने नियम बता दिया तो कंपनियां छोड़ दे अगला अपनी, बोले जाओ, ऐसे थोड़ी होगा, अगला तो बिजनेस करेगा ना अपना। हाँ, बाद में आप नहीं कर सकते, वो एक समझ में आता है कि आपने पहले ही बता दिया था एडवांस में, जब आगे आप नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो चल रहा है उनको तो चलने देना पड़ेगा। क्लियर? ये एक बार आप पढ़कर है ना, ये जो रूल है ना जो अपन ने अभी पढ़ा लेयर्स वाला, वो कुछ कंपनीज पर अप्लाई नहीं होता। किस पर नहीं होता? बैंकिंग कंपनी पर अप्लाई नहीं होता, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी पर अप्लाई नहीं होता, और गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी 12 लेयर रखना चाहे तो रख सकती है, बैंकिंग कंपनी 5 लेयर रखना चाहे तो रख सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी, एनबीएफसी का एग्जांपल पता है क्या कोई? बजाज फाइनेंस सुना है? वो एनबीएफसी का एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, इनको अलाउड है। और गवर्नमेंट कंपनी कौन सी? जो सेक्शन 2 के क्लॉज 45 में दी गई है, वही है गवर्नमेंट कंपनी जो अपन पढ़े पढ़े हुए हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, बीसी टॉपिक में आगे अदर कंपनीज को। क्लियर है क्या? तो कल अपन टाइप्स ऑफ कंपनीज आगे पढ़ेंगे, आज अपन एक पॉइंट कवर किया है। दोनों एग्जांपल करके लेकर आना जो मैंने दिए थे।